नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत में काफी चर्चित रहा इस महीने और इसके पिछले महीने के अंदर। आपको याद होगा, भारत के अंदर एविएशन सेक्टर में इंडिगो के द्वारा अपनी उड़ानों को रद्द किए जाने के बाद एयरपोर्ट्स पर जो भीड़ और लगेज का तमाशा बना वो पूरी दुनिया के बीच चर्चा का विषय बना। आपने ये जो रखे हुए लगेजेस देखे हैं या झगड़ती हुई भीड़ देखी है, ये इंडिगो के चलते क्राइसिस आया था। पता चला था कि इंडिगो ने भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए कुछ आदेशों के चलते अपनी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया था। लगभग 5000 फ्लाइट्स उन्होंने उड़ाने से इनकार कर दिया था। हवाई जहाज की संख्या कम है, लेकिन एक हवाई जहाज दिन भर उड़ता है, अलग अलग डेस्टिनेशंस कवर करता है, और ऐसे में लगभग 5000 उड़ानें उनकी रद्द हुई, जिसके चलते हवाई जहाज में यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनी थी। दिसंबर में हमने इस पर काफी डिटेल में सेशंस किए हैं और आप सबने उनकी सुर्खियों को कवर किया है। ऐसे में देश में मांग उठने लगी क्योंकि पूरे विश्व के अंदर भारत के एविएशन सेक्टर की चर्चाएं हुई। अंतरराष्ट्रीय खबर बनी कि इंडिगो क्राइसिस, इंडिगो क्राइसिस, इंडिगो क्राइसिस, हर जगह खबर बनी कि भारत के अंदर जो एयरलाइन मार्केट है उसके अंदर डुओपॉली चल रही है, या फिर कहिए कि मोनोपॉली ही है। लगभग 65% मार्केट तो अकेला इंडिगो लेकर बैठा है, और जैसे ही उसने सर्विसेज को हॉल्ट पर डाला, पूरा की पूरा भारत का एयरलाइन सेक्टर, हवाई हवाई यात्रा का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से डगमगा गया। जब ये जानकारी बाहर पब्लिक में आने लगी तो फिर लोगों के दिमाग में और सरकार के सामने इस बात की मांग उठने लगी कि आप लोगों ने किसी एक कंपनी को इतना फैसिलिटेट कर दिया कि वो अपना एक्सपेंशन करती चली गई। अगर इसी के स्थान पर किन्हीं रीजनल प्लेयर्स को जगह दी होती, या क्षेत्रीय आधार पर कंपनियों को या काम के आधार पर कंपनियों को आगे आने दिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आई होती। और वहीं से शुरुआत होती है आज की खबर की। जो मांग इन दिनों उठी, सरकार ने उसी पर काम करते हुए क्षेत्रीय आधार पर कुछ कंपनियों को एनओसी जारी कर दी है और उन्हें भारत के अंदर हवाई सेवा देने का मौका दिया जा रहा है। चर्चा है 3 एयरलाइंस की, जिनमें एक का नाम है शंख, एक का नाम है फ्लाई एक्सप्रेस और एक का नाम है अल हिंद। इन 3 कंपनियों को भारत के अंदर हवाई सेवा शुरू करने की एनओसी जारी कर दी गई है। यह हेडलाइन बनती है। भारत सरकार की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा यह कहा गया कि 3 अभी जो एयरलाइंस हैं, शंख एयर, अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस, इन्हें भारत के अंदर हवाई सेवा शुरू करने की इजाजत दी जा रही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में से शंख एयरलाइंस, अल हिंद और फ्लाई का नाम है, और यह सरकार इस तरीके से लेकर आ रही है ताकि एविएशन सेक्टर में फिर से इंडिगो जैसा क्राइसिस ना आए। भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने उन लोगों के साथ अपनी तस्वीरें साझा की जो इस तरह की एयरलाइंस लेकर आ रहे हैं। फिर चाहे फ्लाई एयर हो, शंख एयर हो या अल हिंद, इन तीनों के साथ तस्वीरें जारी करते हुए राम मोहन नायडू, जो भारत के उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने इस विषय पर जानकारी दी और कहा कि हमने 3 एयरलाइंस के साथ एनओसी जारी कर दी है। इनमें से शंख को ऑलरेडी एनओसी दे दिया गया है और अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी इस हफ्ते के अंत तक मिल जाएगा। जैसे ही ये सुर्खी निकल कर आती है, लोगों को लगता है कि अब रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए, साउथ इंडिया के लिए, कार्गो सेक्टर के लिए, मतलब क्षेत्र स्पेसिफिक सर्विसेज होना शुरू होंगी। तो आइए एक एक करके इन सारी विषयों पर आगे बढ़ें और जानें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही जाने कि ये कौन ग्रुप आ गए हैं। अल हिंद ग्रुप कौन सा है, फ्लाई एक्सप्रेस क्या है, शंख एयरलाइंस किसकी है, कौन व्यक्ति इनको शुरू करने के पीछे हैं, क्या कोई बड़े कॉरपोरेट घराने हैं या फिर लोकल स्तर पर उठे हुए लोग हैं, रीजनल प्लेयर्स हैं जो इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आइए इस पर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिगो के संकट के बाद जो देश में सबसे बड़ी चर्चा उठी थी वो ये कि भारत ने एविएशन सेक्टर में एक लंबा इतिहास तय किया है, उसके बावजूद भी हम इंडिगो पर आकर कैसे टिके। भारत ने 1953 में नेशनलाइजेशन किया था, अपनी 8 एयरलाइन सर्विसेज को मिलाकर के एक बनाया था, इंडियन एयरलाइंस, आईएसी बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपनी सर्विसेज को ग्रो करते चले गए। 1991 के अंदर जब हमने बाजार खोला तो जेट एयरवेज, एयर सहारा, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, स्काई लाइन, ये सब सर्विसेज देश के अंदर जुड़ने लगी। समय बीतता गया, देश के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, मोनोपोली जो सरकारी कंपनियों की थी वो खत्म होने गई। नई कंपनियों के अंदर एयर डेक्कन, स्पाइस जेट, इंडिगो और गो एयर जैसी कंपनियां शुरू हुई। 2003 के बाद गवर्नमेंट का जो मोनोपोली था या फिर इंडियन एयरलाइंस का था, वो खत्म होते होते प्राइवेट कंपनीज ने बहुत तेजी से आगे बढ़ना काम को शुरू किया, और धीरे धीरे इंडियन एयरलाइंस को भारत सरकार ने पहले टाटा को दिया, फिर टाटा के बाद अब पूरी तरह से अब जो हमारा एयरलाइन सेक्टर है वो प्राइवेट कंपनियों के हवाले चल रहा है।
मतलब हमारे मोनोपोली जो सरकारी थी वो खत्म हो गई, कंपनियों को जगह मिलने लगी और कंपनियों में भारत के अंदर फिलहाल एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा, स्पाइस जेट जैसी कंपनियां काम कर रही हैं और रीजनल लेवल पर अलायंस एयर, फ्लाई 91, स्टार एयर जैसी कंपनियां काम में लगी हुई हैं। भारत के एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनियों के रूप में इंडिगो का नाम निकल कर आता है, जो कि 65.6% यात्री भार ढोती है। देश के अंदर जितने यात्री हैं उनका 65.6% इंडिगो वहन करती है। नंबर से देखें तो 405 इनके पास हवाई जहाज हैं। जब आप इतना बड़ा नंबर सुनते हैं, हवाई जहाजों की कीमत के बारे में पता चलता है, एक एक हवाई जहाज हजार हजार करोड़ के हैं, ऐसे में 405 हवाई जहाज हैं तो सोचो कंपनी का कितना बड़ा वैल्यू होगा। फिर आप जब टिकट खरीद रहे होते हैं तो टिकट के अंदर आपको दिखता है कि 5-4-5 हजार से कम तो क्या ही टिकट होता होगा एक एवरेज। 3 हजार का भी पकड़ लो तो 65% देश की कुल फ्लाई का, जिसमें कि 1.4 करोड़ हमारे डोमेस्टिक फ्लायर्स हैं, उनका 65% अगर ये लेकर के चल रहा है तो इसका मतलब एक बड़ा नंबर ढोते हुए एक कंपनी अपने स्तर पर चलती चली जा रही है। ठीक है, लगभग 1 करोड़ फ्लायर्स इंडिगो उड़ा रही है, तो भाई साहब इनके पास तो पैसा भी बहुत होता होगा। ये तमाम कैलकुलेशंस चलते चलते दिमाग में ये थॉट आती है कि देश के अंदर ऐसी कैसे स्थिति उत्पन्न हुई कि इंडिगो ने तो पूरा बाजार पकड़ लिया और बाकी लोग तमाशा देखते रह गए। तो इस सरकार इतना लेट क्यों चेती, अब उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, इंडिगो का क्राइसिस आप सभी ने देखा, जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो चर्चा का विषय बनी। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हमारे एयरलाइंस में कुछ ही कंपनियां काम कर पाई, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। भारत सरकार ने इंडिगो को अवसर दिए हों, केवल इंडिगो को ही अवसर दिए हों, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। क्यों? क्योंकि और जो कंपनियां चल रही हैं वो भी किसी ना किसी बड़े घराने से जुड़ी हुई हैं, और तो और सरकार खुद अपनी एयरलाइंस चला करके नुकसान में रह चुकी है। भाई एयर इंडिया जो थी वो पहले सरकारी कंपनी थी, सरकार ने बाद में उसे टाटा को टिकाया कि भैया तुम ही चलाओ इसको, हम नहीं चलाएंगे। तो ऐसे में एयरलाइन सेक्टर में ऐसा क्या है कि सरकारें चला नहीं पा रही, कोई चला रहा है वो पूरा पूरा बाजार ले जा रहा है, और भविष्य के अंदर भी चुनौती क्या बनेगी, आज हम उस पर चर्चा करेंगे जो आपको जानना अत्यंत जरूरी है। साथियों, ऐसा नहीं है कि इंडिगो को किसी ने प्लेट में परोस करके ये सारी सुविधाएं दी हों। आज इंडिगो बाजार की अगर टॉपर बनी है ना, इसके पीछे उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है ना, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। असल मायने में इंडिगो एयरलाइंस हो या दुनिया की कोई भी एयरलाइंस हो, ये कॉस्ट इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसमें पैसा बहुत खर्च होता है धंधा शुरू करने में, और जो बचत है ना वो बहुत मिनिमम होती है। बचत बढ़ाने में वर्क एफिशिएंसी का और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का बड़ा रोल होता है। अदरवाइज हमारे देश में पहले पहले भी बहुत सारी कंपनियां चली हैं, लेकिन वो फेल मार गई हैं। जो हमारे देश के अंदर किंगफिशर जैसी एयरलाइंस, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस फेल मारी, उसके पीछे के बड़े कारणों में है ऑपरेशनल कॉस्ट का ना निकाल पाना। अब ये क्या कहानी है, देखिए, इसको थोड़ा सा और समझने के ऊपर मैं आपको कुछ फिगर्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अब तक आपके मन में जो 3 नई एयरलाइंस आ रही हैं उनके प्रति मन में जिज्ञासा बन रही हो तो थोड़ा सा उसे शांत कर लेते हैं, तब जाकर के ऑपरेशनल कॉस्ट की कहानी को आपके सामने डिटेल में लेकर आऊंगा। शंख एयर उत्तर प्रदेश की एक कंपनी है, एयरलाइन इंडस्ट्री में पहली बार आ रही है। 20 से 25 विमान लेकर के 2 से 3 सालों में ये रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इन्हें एनओसी मिल चुकी है। नोएडा को ये अपना बेस बनाएंगे, लखनऊ और नोएडा को, नोएडा में जेवर एयरबेस को। श्रवण कुमार विश्वकर्मा नाम से कोई व्यक्ति हैं जो इसे शुरू करने जा रहे हैं। बोइंग 737 और 800, एयरबस A320, इसके साथ ये अपना काम शुरू करेंगे और इनके द्वारा लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, इंदौर, देहरादून ऐसे क्षेत्रों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। श्रवण कुमार विश्वकर्मा इसके फाउंडर एंड चेयरमैन बताए गए हैं। इनके साथ अनुराग छावड़ा डायरेक्टर होंगे, कौशिक सेन गुप्ता डायरेक्टर मैनेजिंग होंगे। पर्सनल मतलब इसके अंदर अगर बात की जाए कि टोटल कितना कैपिटल इसके अंदर शंख एयर में लगने की बात आ रही है, तो लगभग 2100 करोड़ रुपए का ये कैपिटल लगा के इस काम को शुरू करने की प्लानिंग में है। फाउंडर का जो अपना पर्सनल कैपिटल है वो 420 करोड़ के आसपास स्टार्टअप फंडिंग से इसमें लगने वाला है। पेरेंट कंपनी का कमिटमेंट इसमें लगभग 1680 करोड़ रुपए का है जो इसके फ्लीट एक्सपेंशन पर यूज होगा। इस प्रकार से कंपनी के द्वारा इस कार्य क्षेत्र में एंट्री की जा रही है। दूसरी कंपनी के बारे में भी जान लीजिए, अल हिंद एयर। ये केरल की एक बड़ी कंपनी है जिसका ट्रेवल में बड़ा काम है, और ये गल्फ में और विशेष रूप से सऊदी की हज यात्रा के लिए साउथ में जानी जाती है। 130 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। अल हिंद ट्रेवल्स जो है, इनकी वो बस सर्विस काफी फेमस है। इनका लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर बताया जाता है, $2.4 बिलियन के आसपास का, और ये ट्रैवल के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं।
और ये जब रीजनल कनेक्टिविटी के साथ साथ जल्दी ही इंटरनेशनल गल्फ कनेक्टिविटी के लिए सरकार से परमिशन मांगेंगे। इनका ग्लोबल प्रेजेंस काफी अच्छा है और ये कई देशों में जैसे सऊदी, कतर, ओमान, कुवैत, बांग्लादेश, इन देशों में अपने ऑफिसेस ट्रैवल से रिलेटेड चलाते हैं। तीसरी कंपनी फ्लाई एक्सप्रेस है। ये तेलंगाना, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी के पास में अपना कुरियर सर्विसेज का बड़ा काम रहा है। फ्लाई एक्सप्रेस जो है, ये सरकार का जो अप्रूवल पाई है, इसको एनओसी सर्टिफिकेट इस हफ्ते तक मिल जाने का प्रयास है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अपना जो पुराना लॉजिस्टिक बैकग्राउंड रहा है उसे यूज करते हुए आगे बढ़ेगी। इसके पास में 15 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है बड़ी सारी कंपनियों के साथ काम करने का, और ऐसे में इस कंपनी को अरुण कुमार पांडे डायरेक्ट करेंगे, आयुष पांडे इनके साथ में डायरेक्टर रहेंगे और ये कंपनी देश के अंदर ग्रो करने के लिए निकल रही है। तो जहां तक बात हो, हमारे देश के अंदर ये जो 3 कंपनियां आ रही हैं, ये रीजनल प्लेयर्स के रूप में आगे आ रही हैं। अब मैं वापस आता हूं उसी पॉइंट पर जिसको मैंने बीच में छोड़ा था, जो इंडिगो से पिक कर गया था, लेकिन आवश्यकता थी अदरवाइज आपके दिमाग में कि भाई ये तो बता दो कौन आ रहा है, तो वो जानकारी मैंने पहले दे दी। तो सवाल ये है कि अल्टीमेटली एयरलाइंस की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट बहुत बड़ा है। मार्केट कितना बड़ा है? 2025 में $1 ट्रिलियन का मार्केट रहा। 2025 में $1 ट्रिलियन। देश की जीडीपी कितनी है? अभी $4 ट्रिलियन के लगे डगे हैं, है ना। $1 ट्रिलियन का पूरी दुनिया का वैश्विक रूप से एविएशन बाजार रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, $1 ट्रिलियन के मुकाबले जो कमाई थी, जो बचत थी, वो कुछ बिलियन डॉलर थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एविएशन सेक्टर में पर यात्री अगर इंडियन करेंसी में बात करूं तो लगभग 800 रुपए बचते हैं एयरलाइंस के पास। इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट और उसके बाद में बचत जो है वो 700 से 800 रुपए प्रति यात्री अगर निकल कर आए, जिसमें आप सभी तरह की चीजें, जिसमें रेट का सर्ज हो जाना, घट जाना, सब शामिल कर लें, तब जाकर के, और ये केवल इंडियन एयरलाइंस की बात नहीं है, विश्व की सभी एयरलाइंस, जिसमें वो तमाम महंगी एयरलाइंस, कतर एयरवेज, सिंगापुर, एमिरेट्स, सबको शामिल कर लो, मैं औसत निकाल कर आपको बता रहा हूं, एक यात्री पर 700 रुपए बचता है। और भारत तो एविएशन सेक्टर में कहीं खड़ा ही नहीं है। 1 ट्रिलियन के इस बाजार में हम लोग 50 बिलियन का डॉलर का आंकड़ा भी अभी तक नहीं छू पाए हैं। $1 ट्रिलियन का ग्रॉस रेवेन्यू था इस 2025 के अंदर, और जो बचत थी ना, नेट प्रॉफिट थी, वो 39.5 बिलियन डॉलर की थी। 2026 में ये 41 बिलियन डॉलर की होगी। पूरी विश्व की बचत बता रहा हूं। मतलब इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना इस धंधे का, वो बहुत बड़ा चुनौती है। 3.9% जो आपने खर्च किया, उसका 3.9% प्रॉफिट मार्जिन है। $8 के आसपास आप एक यात्री से बचा पाते हैं। अब दुनिया में जितने यात्री बढ़ेंगे, वहां से आपका, ये वो वाली बात है, एल्फेनलीबे ₹1 में मिल रही है तो बिकनी करोड़ों में चाहिए, तब जाकर मार्जिन बाहर आएगा। तो जितने ज्यादा पैसेंजर जुड़ते चले जाएंगे, उतना ज्यादा इसमें प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा। फ्लाइट्स को ऑपरेशनली जिस इंडिगो ने जो मॉडल क्रैक किया, वो क्या था? एनी टाइम ऑपरेशनल रहना, पूरे टाइम समय की बचत के साथ चलना, ऑन टाइम चलने का रिकॉर्ड लेकर चलना, अपने पास जो सर्विसेज देने के लिए लोग हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। तो इंडिगो ने हर उस पैरामीटर पर काम किया जहां से बचत को बढ़ाया जा सकता था। यहां पर एक बात ध्यान देने की है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एविएशन सेक्टर के अंदर जब रीजनल प्रॉफिटेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो यूरोप को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है इस पूरे सेक्टर में। मतलब अगर पूरी दुनिया में नेट प्रॉफिट 39 बिलियन का है, तो $14 बिलियन अकेला यूरोप लेकर बैठा हुआ है। मिडिल ईस्ट $28 बिलियन के आसपास, मतलब $14 बिलियन का यूरोप लेकर बैठा हुआ है। मतलब यह है कि जो अभी हम कह रहे थे $8 के आसपास का प्रॉफिट पर यात्री जो लेकर बैठता है, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो एयरलाइंस चल रही हैं मिडिल ईस्ट में, वो कमा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके टिकट्स बहुत महंगे हैं। इनमें इतना खर्चा आता क्यों है? तो 2 बड़े कारण बताए जाते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट और फ्यूल टैक्स। फ्यूल तो ऑपरेशनल कॉस्ट फिलहाल जो है ना, वो एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ी बोटलनेक बना हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट 28% तक पहुंच रहा है किसी एयरलाइंस के लिए। मतलब आपके टिकट का 28% ऑपरेशंस में ही चला जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा मेजर चंक है, जो लगभग इसी के बराबर है, वो फ्यूल का है। तो ऑपरेशंस में आपका जितना भी लेबर कॉस्ट आ रहा है, वो सबसे बड़ा कॉस्ट है। एम्प्लॉइज हायर करना, फ्लाइंग के लिए स्टाफ हायर करना, वो सबसे बड़ा खर्चा किसी फ्लाइट के लिए निकल कर आ रहा है। इस चक्कर में ये सेक्टर अक्सर अटक जाता है सरवाइव करने के अंदर।
इसी वजह से भारत में ग्रोथ की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, क्योंकि भारत में भारत सरकार की जो उड़ान इनिशिएटिव है, वहां से यात्रियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ी रहेगी और सामने वाली कंपनी हवाई जहाज लेकर खड़ी है, तो हवाई जहाज तो फिर चाहे पूरी रात चलाओ, इतने एफिशिएंट जहाज हैं कि उन्हें आप उड़ा करके पूरे टाइम सर्विस पर लगा करके पैसा बना सकते हैं। तो इंडियन एविएशन मार्केट जो कि $50 बिलियन पहुंचेगा 2035 तक जाकर के, बहुत ही छोटा सा बाजार है। दुनिया $1 ट्रिलियन के बाजार पर बैठी है। हम उस बाजार में इंडिगो को देखें और हमारी जो कंपनी है वो अभी वैश्विक स्तर पर कहीं पर नहीं खड़ी हैं, यह आपको पता होना आवश्यक है। ठीक है, तो भारत में जो क्राइसिस पैदा हुआ, यह आने वाले समय में चर्चा का विषय तब ज्यादा बड़ा बनेगा जब हम विश्व स्तर पर कहीं खड़े होंगे। चलिए थोड़ा और विश्व की जानकारी आपको दे देते हैं। दुनिया में अगर बात की जाए कि सबसे बेस्ट एयरलाइंस कहां की हैं, तो वो कतर एयरलाइंस हैं। वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइंस 2025 के अंदर जब चर्चा निकली, तो ये टॉप 10 कंपनियों का नाम निकल कर आया, जिसमें से कतर एयरवेज सबसे ऊपर, सिंगापुर एयरलाइंस नंबर 2 पर, फिर कैथे, फिर एमिरेट्स, फिर इस तरह से सारी की सारी 10 एयरलाइंस निकली, जिसमें वर्ल्ड के अंदर हमारी एक भी एयरलाइंस का नाम नहीं था। अब दिमाग में आपके कुछ सवाल आने लगेंगे, क्यों नहीं था, हमारी एयरलाइंस में क्या कमी है जब इतनी अच्छी सर्विस दे रही है। देखिए, ये जितनी भी सर्विसेज के नाम हैं, ये प्रीमियम सर्विसेज देने के लिए जानी जाती हैं। हमारे देश की जो एयरलाइंस हैं, वो इकोनॉमी में सर्विस देने के लिए जानी जाती हैं। इंडिगो आम यात्री के लिए सर्विस देने के लिए जानी जा रही है। वहीं कतर एयरवेज फर्स्ट क्लास के लिए, बिजनेस क्लास के लिए, लग्जरी के लिए, एमेनिटीज के लिए जानी जा रही हैं। मतलब यहां पर सुविधाओं के अंदर जिस प्रकार की मात्रा बढ़ाई जाती है, इसी वजह से तो पर यात्री ये $28 तक कमा जाते हैं और हम लोग $7 पर सेटल हो जाते हैं। ये समझने वाली बात है। ठीक है, इंडियन एयरलाइंस की अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर इंडिगो 39 नंबर पर आती है दुनिया की 100 टॉप एयरलाइंस के अंदर। एयरलाइंस के अंदर इंडिगो 39 नंबर पर आती है, फिर एयर इंडिया आती है। एयरलाइंस के अंदर अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, एक देश से दूसरे देश जोड़ने के लिए एयर इंडिया नंबर पर आती है। ठीक है, तो हमारे देश में अब हो क्या रहा है, इंडिगो क्राइसिस के बाद में जो क्षेत्रीय स्तर पर लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया जा रहा है। क्या लगता है सरवाइव कर पाएंगे वो लोग? तो देखिए, यहां पर जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो पहले से ये समझ के आए कि ये कॉस्ट इंटेंसिव इंडस्ट्री है, मतलब बहुत पैसा खर्चना होगा और बचत बहुत मिनिमलिस्टिक होगी। बचत मिनिमलिस्टिक होगी और उसे करने के लिए ऑपरेशनली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी कंपनी को गंवा बैठेंगे। देश में बड़े बड़े दिग्गज इसे नहीं चला पाए, उसके पीछे का बड़ा कारण था वो ऑपरेशंस में फेल मारे। अगर ये कंपनीज जो देश को नई उम्मीदें दे रही हैं कि हम आगे चल करके देश में कनेक्टिविटी को बेहतर कर देंगे, वो ये समझकर उतरें कि प्रति यात्री आप 700-800 रुपए बचाएंगे जब आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आएंगे, तो पहले इस बात को और गहराई से समझ लें कि ये यात्रा में ये पैसा भी डूब जाएगा अगर वो लेट होना शुरू किए, किसी प्रकार की क्राइसिस में वो उलझ गए, कभी सर्विस डिलीवरी में देरी कर दी, किसी प्रकार की कोई डिलीवरी में देरी हुई, तो उनकी रेटिंग धीरे धीरे घटने लगेगी। ठीक है, सरकार फिलहाल एनओसी जारी की है, तो क्या अब ये कल से उड़ने लग जाएंगे? नहीं, अब इसके बाद में कुछ और चीजें होंगी, जैसे डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट लेना, फिर फ्लीट खरीदना, पायलट स्टाफ की नियुक्ति करना, मेंटेनेंस से जुड़े रूट नेटवर्क से जुड़ी सारी तैयारियां करना। इनमें अभी और महीने लगेंगे, 2026 के अंत तक हो सकता है आप इन्हें उड़ते हुए बाजार में देख सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर यह है जानकारी। अब सबसे बड़ा चुनौती क्या है? क्या इतना एनओसी होने के बाद की प्रक्रिया करके भी हवाई जहाज आ जाएगा क्या? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हवाई जहाज बनाने की कंपनियां दुनिया में कुछ फिक्स ही हैं। अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर बोइंग और एयरबस जैसी कुछ कंपनियां हैं जो फ्लाइट बना रही हैं, अदरवाइज फ्लाइट हादसे हो जाते हैं जो फिर से चर्चा का विषय बनते हैं। ऐसे में उनकी सप्लाई टाइम पर हो जाए, ये एक अपने आप में और बड़ी चुनौती है। तो एविएशन सेक्टर भारत के लिए एक बूमिंग फील्ड तो है, लेकिन चैलेंजिंग फील्ड भी है। सरकार को इन सब चीजों में, चाहे भाड़े के अंदर, कीमत के अंदर कटौती भले ही की हो, लेकिन जो टैक्सेशंस हैं उसमें कटौती करनी होगी। नए प्लेयर्स को उठाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जितने भी प्रकार के सरचार्जेस वसूले जा रहे हैं, जो फ्यूल के ऊपर सरचार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, उनमें राहत देकर के जिस प्रकार से रीजनल प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, उन्हें इंसेंटिवाइज भी किया जाए कि आपको इतने साल तक फ्यूल पर इतने % का आपको डिस्काउंट मिलेगा
आपको इतने प्रतिशत का ऑपरेशनल कॉस्ट पर बेनिफिट मिलेगा, इतने परसेंट का आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से हम हर सेक्टर में रीजनल प्लेयर्स को ला सकते हैं। ये एक बेहतरीन प्रयास है, ये हर सेक्टर में होना चाहिए। देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर से रीजनल प्लेयर्स को अगर हम इसी तरह से लाए तो देश में जो ऑलिगोपॉली चल रही है कि साहब दो ही लोग पूरे क्षेत्र को, सेक्टर को लीड कर रहे हैं, हम उससे निश्चित ही बच जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। बाकी ईयर एंड सेल चल रही है, क्रिसमस का अवसर है, आप जाकर के इसका लाभ सुनिश्चित करें। हमारे अपनी पाठशाला पर सभी कोर्सेज, फिर चाहे आरएएस का कोर्स हो, जीएस फाउंडेशन का कोर्स हो, बिहार पीसीएस का कोर्स हो, सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। आप इसका लाभ तुरंत सुनिश्चित करिए। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।